के बाद अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां 24 सीटों पर उपचुनाव का रोमांच जोर पकड़ रहा है और इंतजार सिर्फ सत्ता के संग्राम के लिए बिगुल बजने का है। तो मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही बसपा रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। राज्य की जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें मुरैना जिले की सबसे ज्यादा 5 सीटें शामिल हैं। इसमें 4 सीटों पर इसलिए उपचुनाव हो रहा है क्योंकि विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि जौरा में विधायक बनवारी लाल शर्मा के निधन से चुनावी घमासान है। 22 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार कौन होंगे ये तकरीबन तय है, लेकिन आगर के साथ ही जौरा की जंग में बीजेपी से कौन मैदान में उतरेगा और कांग्रेस किसे जिताऊ प्रत्याशी मानकर चुनाव लड़ाएगी, इससे लेकर लोगों में खासा रोमांच है। खैर, जौरा सीट के तमाम सियासी समीकरणों की लेकर बात करें उसके पहले देखते हैं हमारी छोटी सी रिपोर्ट। मुरैना वो जिला है जहां पर सभी 6 सीटों पर कांग्रेस ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बाजी मारी थी, लेकिन अब जिले की 5 सीटों पर उपचुनाव होना है। जिले की जौरा एकमात्र ऐसी सीट है जहां विधायक बनवारी लाल शर्मा के निधन की वजह से उपचुनाव हो रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी के टिकट के लिए एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। ऐसे में दोनों प्रमुख दलों को यहाँ प्रत्याशी तय करने में काफी मंथन करना होगा। इस सीट पर 1998 से लेकर अब तक का चुनावी इतिहास देखें तो यहाँ कोई भी पार्टी लगातार 2 बार जीत हासिल नहीं कर सकी है। 1998 से लेकर 2018 तक कांग्रेस और बसपा ने 2 बार चुनाव जीता है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 1 बार सफलता मिली। 2013 में बीजेपी के टिकट से सूबेदार सिंह ने चुनाव जीता था। देखा जाए तो इस सीट पर अब तक सबसे कमजोर बीजेपी रही है। हालांकि तब और अब के हालातों में काफी अंतर है, लेकिन फिर भी इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। जौरा सीट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ ब्राह्मण, धाकड़, क्षत्रिय और कुशवाहा समुदाय हर चुनाव में निर्णायक स्थिति में रहता है। इसके अलावा मुस्लिम वोट यहाँ पर काफी प्रभावशाली है। अगर बात समस्याओं की करें तो विधानसभा क्षेत्र में इनकी कमी नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई सुधार नहीं हुआ है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी जस की तस बनी हुई है। सड़कें बदहाल हैं। उद्योग धंधे नहीं होने पर बेरोजगारी का आलम है। यहाँ शुगर मिल बीते 10 साल से बंद पड़ी है। अपराधों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसके अलावा और भी कई समस्याएं हैं। अब ऐसी सूरत में जौरा विधानसभा क्षेत्र में 2.25 लाख से ज्यादा मतदाता किस दल के प्रत्याशी को अपना विधायक चुनते हैं, देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो जौरा में उपचुनाव की जंग कैसी रहेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी। भार्गव जी, आपका फिर एक बार स्वागत है। और हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे हमारे संवाददाता जौरा से ऋषिकेश शर्मा। साथ ही बात होगी इस क्षेत्र के बीजेपी और कांग्रेस से संभावित प्रत्याशियों से भी। पहले भार्गव जी, हालांकि बनवारी लाल शर्मा जी नहीं रहे, ये सब जो पॉलिटिकल ड्रामा चला उस ड्रामे के पहले ही वो स्वर्ग सिधार गए, लेकिन अगर वो होते तो वो भी सिंधिया जी के साथ जाते, क्योंकि उनके बेटे प्रदीप शर्मा सिंधिया जी के साथ जा चुके हैं और जिनका माना जा रहा था कि कांग्रेस अगर उपचुनाव होते और ये सब नहीं होता, 2 उपचुनाव होते तो प्रदीप शर्मा ही कांग्रेस से प्रत्याशी होते और सहानुभूत लहर उनका लेने का प्रयास करते। अब ऐसी स्थिति में क्या लग रहा है, हालांकि भाजपा जौरा में कभी मजबूत नहीं रही। अगर 2013 को छोड़ दिया जाए तो बाकी कभी बसपा और कभी कांग्रेस जीतती रही और बसपा भी चुनाव लड़ रही। क्या लग रहा है आपको, वहां त्रिकोणी होगा? प्रदीप शर्मा अगर बीजेपी से होते हैं तो उनको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, चूंकि कांग्रेस और एक तरह से कांग्रेस के लिए ज्यादा मुफीद वो विधानसभा क्षेत्र रहा है? देखिए, जौरा विधानसभा क्षेत्र में 40% ठाकुर और 40% ब्राह्मण और धाकड़ वोट है। क्योंकि बसपा से धाकड़ उम्मीदवार था, इसलिए सारे धाकड़ वोट वहां केंद्रित हो गए थे। और ब्राह्मणों का सपोर्ट बनवारी लाल इनका शर्मा जी को मिला, इसलिए बीजेपी वहां से पहली बार जीती। 2013 में पहली बार जीती। तो वर्तमान स्थिति में अगर बसपा से कोई धाकड़ लड़ता है या ठाकुर लड़ता है तो बीजेपी को मुश्किल जाएगी।
और अगर क्यों मुश्किल जाएगी? इसलिए मुश्किल जाएगी कि वो वोट केंद्रित हो जाते हैं। बसपा को अपना वोट बैंक तो मिलता ही मिलता है जी, लेकिन जिस समाज का प्रतिनिधि जिनके वहां मत प्रतिशत ज्यादा है वो उसको कैंडिडेट बना दिया जाता है, तो वोट वहां पर विभाजित हो जाते हैं और उस कैंडिडेट की तरफ वोट केंद्रित होकर के एक मुश्त चले जाते हैं। इसलिए बसपा का वहां जोर हो जाता है। तो अगर वहां पर कहीं धाकड़ फिर से उम्मीदवार बनता है, उसको बनाते हैं, तो भाजपा को मुश्किल जाएगी और कांग्रेस को भी मुश्किल जाएगी। और अगर बीजेपी वहां से ठाकुर को बनाते हैं तो बीजेपी, हाँ, तो कांटे की लड़ाई होगी। अगर बीजेपी किसी ठाकुर को उम्मीदवार बनाती है और कांग्रेस से ठाकुर उम्मीदवार नहीं रहता है, शर्त ये होगी क्योंकि उसमें ठाकुर वोट भी बढ़ जाएंगे जी, क्योंकि दोनों का प्रतिशत लगभग बराबर है जी, तो ठाकुर वोट भी बढ़ जाएंगे। फिर जिसका प्रभाव होगा वो निकलेगा। तो ये वहां पर निर्भर करता है क्योंकि वहां जातिगत वोट ही ज्यादा केंद्रित होते हैं जोरा विधानसभा क्षेत्र में। तो जोरा विधानसभा में कि सबसे पहले उम्मीदवार देखना पड़ेगा कि उम्मीदवार किस समुदाय से खड़ा होता है। ऋषिकेश जी से बात कर लेते हैं ना इस मुद्दे पे। ऋषिकेश जोरा से ही है। ऋषिकेश, क्या जैसे भार्गव जी बोल रहे हैं, क्या होगा चुनावी गणित और प्रदीप शर्मा को क्या लाभ मिलेगा? ऋषिकेश, आवाज आ रही? प्रदीप शर्मा जी जो कि स्वर्गीय बनवारी लाल शर्मा जी के सुपुत्र है जी, हाँ, उनके साथ एक भावनात्मक लहर जुड़ी हुई है। हाँ, इसलिए उनके चांसेस सबसे ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि वो पूरा क्षेत्र जो है वो क्षेत्र में काफी समय से, जिस समय से उनकी मृत्यु हुई थी तभी से घूम रहे थे। हाँ, क्योंकि सूबेदार सिंह चुनाव हार चुके हैं, इसलिए भाजपा को थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आ सकती है उनके साथ में क्योंकि प्रदीप शर्मा जी के साथ सिंधिया जी की आस्था जुड़ी हुई है। हाँ, इसलिए उनके चार्जेस सबसे ज्यादा टिकट के और उसके हैं मिलने का। हाँ, तो इसलिए क्या है, गणित ये बताता है, वहाँ धाकड़ माहौल भी है जोरा क्षेत्र में, तो लगभग 26,000 वोट माना जाता है और बसपा का एक साथ वोट पड़ता नहीं है, बट जाता है। हाँ, इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, चांसेस सबसे ज्यादा प्रदीप शर्मा जी के टिकट मिलने के और वहां से सीट निकालने के ही हो रहे हैं। और कांग्रेस की अपेक्षा भाजपा की लहर चल रही है इस समय जोरा विधानसभा क्षेत्र में। भाजपा की क्यों लहर चल रही? भाजपा की इसलिए लहर चल रही है कि कांग्रेस की सरकार जब बनी थी, हाँ, तो यहाँ वादा करके गए थे कि यहाँ कैलारस का शुगर जो मिल है तो पिछले 10 साल से बंद है, जिसमें लगभग 5,000 लोग बेरोजगार हो चुके हैं और कम से कम सैकड़ों किसान जो गन्ने की खेती पर पूरी तरह से आधारित थे वो इस समय पूरी तरह से बेरोजगार है। तो इनकी सरकार को 1 साल होने के बावजूद भी ABCD शुरू नहीं कर पाई थी कांग्रेस, जबकि यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आए थे, राहुल गांधी की सबलगढ़ में सभा हुई थी, कमलनाथ जी भी थे। तो इसलिए यहाँ का जो किसान है या यहाँ का जो माहौल क्षेत्र है वो उससे नाराज है कांग्रेस से। इसलिए भाजपा की लहर इस समय जोरा विधानसभा क्षेत्र में दिख रही है। पहले नंबर पर देखा जाए तो प्रदीप शर्मा जी का है, दूसरे नंबर में सूबेदार जी को भी टिकट मिल सकता है क्योंकि वो चुनाव हार चुके हैं एक बार। इसलिए ऋषिकेश, मैं ये जानना चाहूंगा, आपने कहा कि ब्राह्मण मतदाता अच्छे खासा है, भार्गव जी ने कहा कि धाकड़ मतदाता भी है, बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ ट्रेंगल 2 बार बहुजन समाज पार्टी जीती है, 2 बार कांग्रेस जीती है अगर 1998 से ले लें, और एक बार मात्र बीजेपी जीती है। तो ऐसे वहाँ धाकड़ मतदाता कितने, ठाकुर कितने हैं और ब्राह्मण कितने हैं, बता सकते हैं क्या? धाकड़ 26,000 वोट है। हाँ। और जो ठाकुर वोट है वो लगभग 20-22 हजार वोट है। हाँ। तो दोनों को मिलाकर और ब्राह्मण धाकड़ और ब्राह्मण लगभग 40,000 के लगभग वोट है, उसमें त्यागी भी साथ में है, इसलिए ये वोट 40,000 के लगभग हो जाता है। हाँ। और यहाँ का जो धाकड़ माहौली क्षेत्र है वो शिवराज सिंह चौहान को वोट करता है, इसलिए संभावना बीजेपी की ज्यादा बन रही है। अगर वो किसी भाजपा के व्यक्ति को वोट दे करेगा
तो निश्चित तौर पर भाजपा की सीट यहाँ से दोबारा से निकल जाएगी। तो बीएसपी की क्या स्थिति रहेगी? बीएसपी की स्थिति ये रहेगी, अगर वो पूर्व मणिराम धाकड़ जी को टिकट देते हैं तो भी उनकी स्थिति ज्यादा रही नहीं है अब इस क्षेत्र में। विधायक सभा पहले विधायक बनने के बाद और उनकी छवि भी ठीक नहीं है। तो इसलिए क्या है, जो बक्सर वोट है वो 2 या 3 तरफ चला जाता है, पूरा एक मुश्त में वोट नहीं पड़ता है। इस कारण से कि आप बीजेपी और कांग्रेस की ऋषिकेश हम थोड़ा रोकेंगे आपको। हमारे साथ सूबेदार सिंह जी जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक बीजेपी के हैं, और निश्चित बनवारी लाल शर्मा जी से उनकी पिछले चुनाव में पराजय हो गई थी। सूबेदार सिंह जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ स्वराज एक्सप्रेस से। हाँ साहब नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सूबेदार जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। सूबेदार जी, क्या लग रहा है आपको, आप फिर से चुनाव जीतेंगे? लेकिन बात यहाँ ये हो रही है कि जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़े, जिनको आपने पिछली बार चुनाव हराया, इस बार अप्रत्याशित रूप से आप चुनाव हार गए उनसे, उनके बेटे को अगर टिकट दिया जाता है तो कितना सही होगा पार्टी का निर्णय? ये तो पार्टी का निर्णय है साहब। पार्टी जिसको चाहे, जिसको पार्टी को अच्छा लगेगा उसको पार्टी टिकट देगी, और टिकट देगी तो हर कार्यकर्ता काम करता है। तो क्या आप जिनसे हारे, जिनके खिलाफ आप प्रचार करते रहे, जिनसे लड़ते रहे, उन्हीं को आप अब वो बीजेपी में आ गए हैं तो उनका समर्थन करेंगे आप पूरी तरह से? बिल्कुल, जब पार्टी टिकट देगी जी तो समर्थन करेंगे, पूरी तरह से करेंगे। जी, करना ही पड़ेगा, सवाल नहीं उठता। लेकिन किस आधार पे आप जीतने की बात करेंगे कि अभी फिर से चुनाव हो रहे हैं, किस आधार पे आप जीतेंगे? क्या है, जब शुगर मिल बंद है, आप 5 साल रहे हैं विधायक, और बहुत सारी समस्याएं हैं वहां, वो तो मुश्किल से 15 महीने रहे, 12 महीने बनवारी लाल जी, ये आपसे ही पूछेगी जनता कि आपने शुगर मिल नहीं चालू करवा पाए। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो अपनी बात है साहब। शुगर मिल में कमलनाथ जी ने ये आश्वासन दिया कि हम इसको इसी साल चालू कर देंगे। तो ये तो बड़ी बात है और बड़ा काम है और एकदम से चालू नहीं हो सकता। लेकिन और भी मूलभूत सुविधाएं हैं जनता की। हमने तो जनता में काम किए, कम से कम पुल बनाए हैं, 5-6 डैम बनाए हैं, जो डैम की बड़ी आवश्यकता है। वाटर लेवल नीचे चला जाता है, गर्मियों में पानी कहीं देखने को नहीं मिलता। हमने 14 हाई स्कूलों का उन्नयन करवाया है। हमने 2 हॉस्पिटल खुलवाए अपनी विधानसभा में, एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनवाई, और हमने बिजली के 6 सब स्टेशन बनवाए, जो रोडों की कोई जाल बिछा दिया। कम से कम हमने छोटी बड़ी 65 रोडें बनाई है। तो विकास के मामले में हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हार गए चुनाव। चलिए, फिर भानु प्रताप सिंह जी हमारे साथ, जौरा ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी टिकट के कांग्रेस से प्रबल दावेदार हैं। सूबेदार जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपने जो भी बात कही है हम भानु प्रताप सिंह जी से पूछ रहे थे। भानु प्रताप जी, सूबेदार जी जो कह रहे थे आपने सुना ही होगा, लेकिन साथ में मेरा एक सवाल ये है आपसे कि कांग्रेस अब सिंधिया जी भी नहीं है, सिंधिया जी का प्रभाव वाला है, ऐसे में कांग्रेस किस तरह से जीत का दावा कर रही है? सिंधिया जी का प्रभाव क्षेत्र कभी नहीं रहा, ये कांग्रेस का क्षेत्र रहा है जी, और एक कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ था जी, और जिसके साथ कार्यकर्ता होता है उसकी जीत होती है जी, मजबूती होती है जी, नंबर 1 जी। नंबर 2, अभी मेरे पिता तुल्य है रघुला जी जी, और अभी इन्होंने शुगर मिल की बात की थी। हाँ। शुगर मिल किनके समय में बंद हुआ जी, नंबर 1। और जब हमने मूवमेंट किया कांग्रेस पार्टी ने, मेरे पिताजी सूबेदार सिंह सिकरवा जो पूर्व विधायक हैं, उन्होंने मूवमेंट किया और ट्रैक्टर से कैलारस से मुरैना तक करीब 55 किलोमीटर एक सैकड़ा ट्रैक्टर और किसानों के साथ हमने जब कलेक्ट्रेट का घेराव किया, उस समय ये भाजपा सरकार जागी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वहाँ किसान परेशान है। जो वहाँ पर रोजगार मिलता था उस फैक्ट्री से, वो बेरोजगार हो गए, उनको बाहर मजदूरी के लिए जाना पड़ा। तमिलनाडु, केरल, आपको मालूम है इस लॉकडाउन में क्या स्थिति हुई थी मजदूरों की।
हमारे क्षेत्र की, अगर वहां पर वो पहले से फैक्ट्री चालू रहती, हेलो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, अगर वो फैक्ट्री चालू रहती तो यहाँ के क्षेत्र के जो बाहर मजदूरी करने गए थे वो बाहर मजदूरी करने नहीं जाते। जी आदरणीय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आदरणीय मेरे पिता तो है रजौदा जी, मेरे पापा के साथ वो रहे हैं जी पहले जी, इसी समय आप उन्होंने पानी की बात करी। हाँ, आज पहाड़गढ़ क्षेत्र में क्या स्थिति है, आप पानी का देख लो, कोई हेडपंप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। गर्मियों के दिनों में वाटर लेवल नीचे चला जाता है। 15 साल में इन्होंने कोई ऐसी पानी समस्या का समाधान नहीं किया कि मतलब वहाँ के आदिवासी लोग हैं, सिंचाई के लोग हैं, कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। 15 साल क्यों बोल रहे हैं? 2003 के से 2008 तक तो कांग्रेस के विधायक थे। कहा नहीं, सरकार कांग्रेस की, 2000 बना साहब थे, उन्होंने, हमारी कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी थी। बना साहब जो उमेश बना थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, विधानसभा में क्वेश्चन उठाए, लेकिन मुख्यमंत्री भाजपा सरकार की, तो सरकार भाजपा की थी। जी, तो मतलब जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे और कांग्रेस जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी कांग्रेस, 101% जीतेगी, मैं आपको विश्वास दिलाऊं। और सिंधिया जी का कोई प्रभाव नहीं है? कोई प्रभाव नहीं है, कांग्रेस का प्रभाव था, और ये अभी उपचुनाव होगा उसमें मालूम पड़ेगा। चलिए, सूबेदार जी आपने सुना होगा, भानु प्रताप जी बोल रहे हैं आप पिता तुल्य हैं, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि 5 साल आपके समय और अगर बीजेपी का मान ले 15 साल कोई काम नहीं हुआ, जनता त्राय कर रही है। शुगर मिल को बोल रहे हैं किसके समय बंद हुई, आप क्या कहेंगे? आदरणीय, मैंने तो विकास का इतिहास रचा है जी। 100 वर्षों में इतना काम नहीं हुआ जी, और न में आगे होगा जी। इनके जमाने में 2003 में तो सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था जी। और ये सिंधिया जी की बात कर रहे हैं, ये जो ग्वालियर और चंबल संभाग में कांग्रेस जीती जी, वो इसलिए जीती कि सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं जी, कर्जा माफ कर देंगे जी। लेकिन झूठ साथ का काम चलता नहीं है जी। अब तो इनको जनता गांव में घुसने नहीं देगी, ये तो बाकी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी जी। मैं कह रहा हूँ पूरी की पूरी सीटें मुरैना की भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी और सिंधिया जी का भी योगदान होगा, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब का भी होगा, शिवराज सिंह चौहान साहब का भी होगा। अब दिन दूर नहीं है जब चुनाव आने वाले हैं, तब लिए तैयारी करें जी। भानु प्रताप से तो मैं बहस करता नहीं, मेरे बेटे के समान है जी। तो नया हौसला है, ठीक है, उनको करना चाहिए, कहना चाहिए जी। लेकिन उम्मीदवार अगर कांग्रेस के होंगे तब तो बेटा और पिता सब उसमें युद्ध में बराबर होते हैं। वो अगर होते हैं हम तो हम सम्मान के साथ वो चर्चा करेंगे, हम बड़े स्नेह से उससे चुनाव लड़ेंगे, कोई बात थोड़ी है। चलिए, भानु प्रताप जी, प्रदीप शर्मा जी से ज्यादा दिक्कत आएगी आपको कि सूबेदार सिंह जी से? दिक्कत किसी से नहीं है, कांग्रेस चुनाव जीतेगी, 101% जीतेगी, ग्वालियर चंबल संभाग में चुनाव जीतेगी और आदरणीय कमलनाथ जी द्वारा मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, दोबारा तो बन जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि सिंधिया जी को मुख्यमंत्री के रूप में जनता देखना चाहती थी, इसीलिए अभी तक के इतिहास में पहली बार मुरैना की 5 की 5 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। वो जो कांग्रेस की जो सीटें हुई है कार्यकर्ता की और भाजपा सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश था जी। उन्होंने, जनता ने भाजपा सरकार के खिलाफ वोट किया और कांग्रेस की सरकार बनी। जी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी है। भार्गव जी, किसी से आपका सवाल? देखिए, जैसा भी किससे सवाल है आपका? हाँ, भानु प्रताप जी ने जैसा अभी कहा जी कि भाजपा सरकार के खिलाफ वो वोट था इसलिए कांग्रेस की सरकार बनी जी। ये तय बात है कि भाजपा सरकार के खिलाफ वो वोट था, लेकिन 15-16 महीनों की कांग्रेस सरकार में जितना वहां की जनता त्रस्त हुई है, यानी जो वहां पर स्टार प्रचारक अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया ही थे, उन्होंने जो वायदे किए। सवाल है कि आपकी टिप्पणी है? नहीं, उन्होंने कहा नहीं, आप भानु प्रताप जी से सवाल करना? सवाल नहीं कर रहा हूँ, सवाल नहीं कर रहा हूँ। फिर मैं आपकी टिप्पणी ले रहा हूँ, उनको धन्यवाद कहने के बाद। सुबह हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे हैं कि 15 महीने में भी कुछ खास नहीं हुआ भानु प्रताप जी वहाँ। 15 महीने में काम क्यों नहीं हुए हैं जी? मैं आपको बता रहा हूँ 15 महीने में काम क्यों नहीं हुए हैं जी। विधवा पेंशन बढ़ाई गई, किसानों के कर्जे माफ किए गए और शुगर फैक्ट्री चालू करने के लिए ऑर्डर हो गए थे, जब तक क्या है वो सरकार चली गई, फिर मोड पर उन्होंने ऑर्डर कर दिए थे जी कांग्रेस सरकार ने जी। और मैं आपको तो और उनका प्रपोजल भी किया था रोडों का,
आपका चिन्नौनी वाला है, आपके पहाड़गढ़ जंगल में बिजली घर का एक फीडर भी उन्होंने तैयार किया था, बनाया था। बहुत से काम किए हैं, बहुत से काम किए। किसानों का कर्जा माफ किया है, विधवा पेंशन बढ़ाएगी, बच्चियों के जो विवाह की राशि बढ़ाई गई। जी चलिए सूबेदार जी, आपसे अंतिम सवाल है कि सूबेदार सिंह जी सिकरवार और बनवारी लाल शर्मा जी के बेटे प्रदीप शर्मा वो तो रहे नहीं, एक साथ भाजपा का प्रचार करेंगे तो इसका कितना लाभ मिलेगा पार्टी को सूबेदार जी? अरे पार्टी को तो मिलेगा ही, लाभ मिलेगा। दोनों साथ करेंगे। वो कांग्रेस के लिए काम किया था, वो ये कहेंगे कि बीजेपी को वोट दो तो उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये तो उनके ऊपर है कि वो कितना भारतीय जनता पार्टी में घुल मिल पाते हैं। उतने ही घुल मिल जाएंगे, उतने ही उनको लाभ होगा। जी बिल्कुल। आप उनको अपने साथ मिलाएंगे पूरी तरह से? अरे मैंने तो कह दिया, मैं भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूँ और मैं पूरी तरह से संस्कार हूँ जी। मैं भारतीय जनता पार्टी से किसी का भी टिकट होगा जी, उसके लिए पूरी जी जान से सपोर्ट करूंगा। आप इसमें कतई किसी प्रकार का शंका नहीं करें। बाकी सीटें भी जीत रहे हैं आप चारों? पांचों जीत रहे हैं। पांचों मतलब बाकी चार आप तो ये जीत ही रहे हैं। चार वो हैं जो रिजाइन किए जी। चलिए मैं सूबेदार जी, मैं मान लेता हूं कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन बीजेपी के सामने निकटतम प्रतिद्वंदी कौन रहेगा, बीएसपी या कांग्रेस? सूबेदार जी, बीएसपी चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी? नहीं लड़ेगी, घोषणा हो चुकी है। तो लड़ेगी तो मेरी समझ में बीएसपी दूसरे नंबर पे आ गई। कांग्रेस को तो यहाँ 15 महीने का कार्यकाल देखा है जी, जनता इतनी गुस्से में थी। आदरणीय अगर ये चुनाव जल्दी हो जाते और जल्दी हो जाते ना, कोरोना नहीं आता तो इनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी थी। लोग आगे इनको अंदर नहीं आने देते। इन्होंने 2 लाख का जो कर्ज माफी का पूरा आश्वासन 10 दिन का दिया था ना, उसमें ये पूरी तरह से फेल हो गए। इन्होंने किसी को 10,000 माफ कर दिया, किसी का 50,000, किसी का 25,000 और 2 लाख वाला तो वो हाथ भी नहीं डाला। इसलिए जनता भारी आक्रोशित थी जी और इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती और आज भी वही स्थिति है। चलिए भानु का 15 महीना का कार्यकाल जनता के सामने है। जी जी। भानु प्रताप जी, आपको क्या लगता है? मैं ये मान लूं अगर कि आप जीत रहे हैं तो आपका निकटतम प्रतिनिधि सूबेदार जी ने कहा कि बीएसपी रहेगी, कांग्रेस कहीं नहीं है। आपको क्या लगता है आपके सामने निकटतम प्रतिनिधि बीएसपी रहेगी या बीजेपी? हमारी फाइट बीएसपी से होगी जी जी। इसका भी एक कारण है, मैं आपको बताऊं। अभी एक माननीय रजोदा जी मेरे पिता तुल्य हैं, वो कह रहे थे कि जब कोरोना शुरू हुआ तब तो सरकार गिराने में लगे रहे और इनके मुख्यमंत्री ने ये कहा था कोरोना क्या होता है, डरो ना इससे जी। नंबर 1। नंबर 2, अब मैं आपको अब स्थिति बताऊं क्या स्थिति हो रही है। मैं भ्रमण कर रहा हूँ क्षेत्र में, जो खादान बट रहा है जो गांव में उन आदिवासियों को, गरीब मजदूरों को कोई खादान नहीं मिल रहा है। मैंने अभी एसडीएम को पत्र लिखा है, कलेक्टर को पत्र लिखा है और हमने ये बताया कि जहां 35 किलो आदिवासियों को मिलता था वहां 5 किलो दे रहे हैं और 35 किलो की रिसीव दे रहे हैं। ये स्थिति हो रही। नंबर 1, बिजली की समस्या भी 4-5 दिन पहले केलारा जोरा की इतनी कटौती हो रही है, कभी 15 महीने पे बिजली कटौती नहीं हुई है। इनके गांव के बगल में, रजोदा जी के गांव के बगल में सिंगरौली गांव है, यही सवरण का एक बिंद है। गांव वाले गए, मैंने फोन से बात की लेकिन आज तक वहां डीपी नहीं पहुंची है। इस समय क्या स्थिति हो रही है, इसके 45-40 टेम्परेचर है, ये स्थिति हो रही है। और पानी की समस्या का मैं इनको बता दूं, एक गांव पड़ता है, एक धोना गांव आदिवासी एरिया है, वहां से करीब 2 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं और अभी मोटर फूकी हुई है, मोटर नहीं आई है 15 दिन से, बल्कि वहाँ हैंडपंप है, मोटर है। चलिए हमारा समय समाप्त हो रहा। भानु प्रताप जी, सूबेदार जी, आपको, हम दोनों लोगों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब भार्गव जी, आपकी टिप्पणी हम चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक जोड़ा विधानसभा का है जी, तो वहाँ ब्राह्मण और ठाकुर वोट जी, जिसमें ठाकुर प्लस धाकड़ यानी 40,000 वोट ब्राह्मणों के हैं और 40,000 में ये 2 समुदाय के वोट बटे हुए हैं। तो इन समुदायों से जो भी जिस पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होता है तो 80% वोट वहां केंद्रित हो जाता है। तो ये उम्मीदवार पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात ये कि भाजपा से अगर सूबेदार सिंह जी होते हैं तो ब्राह्मण ठाकुरों में कुछ आपस में भी मनमुटाव, यानी ठाकुर कैंडिडेट को ब्राह्मणों के वोट खुले मन से नहीं मिल पाते हैं। इसलिए
में थोड़ा स्थिति डामाडोल है। और कांग्रेस क्योंकि 15 महीने की सरकार जनता ने देखी है, वहां की किसानों का कर्ज माफ करने का दावा भानु प्रताप जी जरूर कर रहे हैं, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। और यही कारण है, न ही कोई निर्माण कार्य शुरू हुआ, न विकास कार्य हुए, क्योंकि आज खुद जो कांग्रेस से निकले हुए इस्तीफा दिए हुए विधायक है वो कहते हैं कि सारी योजनाएं, सारा पैसा छिंदवाड़ा चला गया। तो जब पैसा ही नहीं भेजा, कोई योजना ही नहीं बनाई, क्रियान्वित नहीं की, तो इसलिए वहां की जनता खुश होगी ये भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, एक बात भानु प्रताप जी की मानने वाली हो सकती है कि भाजपा सरकार से परेशान होकर के कांग्रेस कैंडिडेट को जिताया था, ये बात मानी जा सकती है। लेकिन 15 महीने में उन्हें क्या मिला? इसलिए आज जो सरकार बहुमत से बन रही है, तो उस सरकार को समर्थन करना जनता का एक स्वाद, एक चाव, एक रंग हो सकता है। इसलिए वहां और जातिगत समीकरण वहां सबसे ज्यादा काम करता है। जाति समीकरण के आधार पर हम एक बार फिर चले जाते हैं जौहरा। हाँ, मैंने बताया बीएसपी सेकंड नंबर पे तभी रह सकती है अगर वहां से धाकड़ उम्मीदवार खड़ा होता है। चले ऋषिकेश, क्या लगता है, बहुत संक्षेप में आप जानना चाहेंगे। भानु प्रताप जी तो बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे थे। कांग्रेस ने यहाँ एबीसीडी भी शुरू नहीं कर पाई थी पिछले 15 महीने में। भार्गव जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि यहाँ एक भी काम ऐसा नहीं हुआ था कि जिसको लेकर वो मैदान में उतर सकते हैं। दूसरी बात, भाजपा ने वाकई में यहाँ बहुत अच्छे काम कराए थे, क्योंकि हारने का कारण यहाँ कुछ जातिगत समीकरण था और शिवराज सिंह चौहान के कुछ भाषण ऐसे थे जिनकी वजह से मुरैना में पूरी 5 सीटें हार का सामना करना पड़ा था। जैसे माई का लाल उन्होंने कहा था, उसको बड़ा हृदय से लिया था पूरे मुरैना क्षेत्र ने। हारने का मुख्य कारण यही था। आज की स्थिति में देखा जाए तो भाजपा को धाकड़ वोट भी मिलेगा, ब्राह्मण वोट भी मिलेगा और अन्य वोट भी मिलेगा, वैश्य वर्ग भी मिलेगा। इसलिए भाजपा की स्थिति मजबूत है। चलिए, अब आपने बता दिया भाजपा की स्थिति मजबूत है। शुगर मिल का जहां तक है वो बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी ने ऑर्डर कर दिया। खैर, अब शुरू होता है, कब होता है ये अलग बात है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकेश आपका, अवधेश जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो करीब 1.5 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया की अपील पर मुरैना जिले की जनता ने सभी सीटों को कांग्रेस की झोली में डाला था। 60 साल के बाद ये पहला मौका था जब किसी एक पार्टी को जिले की सभी विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। इसका सीधा मतलब था कि जनता 15 साल के बीजेपी शासन से ऊब चुकी थी और उसे बदलाव चाहिए था। लेकिन अब 1.5 साल के अंदर ही जिले की 5 सीटों पर उपचुनाव होना है, तो ऐसे में क्या एक बार फिर कांग्रेस के प्रत्याशी को जनता जीत दिला पाएगी और दल बदल के खिलाफ वोटिंग होगी, या फिर सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद जिले में बीजेपी की बहार आती है? देखना दिलचस्प होगा। वहीं आज हमने जिस जौहरा सीट की बात की वहां बीजेपी का प्रत्याशी तय नहीं है, क्योंकि यहां सिंधिया के समर्थक ही विधायक थे। ऐसे में भी ये देखना होगा कि क्या भाजपा कांग्रेस के मुकाबले उनका समर्थक नेता उतारती है या फिर कैंडिडेट किसी और की पसंद का होता है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे किसी नए उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्र को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।